प्रदीप सर नहीं आएंगे? सर ने कहा था अगर मतलब नहीं सोए तो आएंगे। अच्छा तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे सर यूट्यूब पर। अच्छा अच्छा हटा। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है, दो टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स। और जो दूसरा टॉपिक है हमारा वो है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इसके बेसिक टर्म्स है या जितने मतलब ये किस आर्टिकल में आता है और इसके मतलब जो अध्यक्ष वगैरह जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, इन सब के बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग क्या है? सबसे पहले तो ये एक स्वतंत्र और एक स्थायी निकाय है जिसका उद्देश्य देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। ये मतलब राष्ट्रपति, एक मिनट, ये मतलब प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद और विधानसभा, इन सब के इलेक्शन से कंडक्ट कराता है। जो पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी होती है, जो मतलब हमारे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में जोड़े गए थे, 9 और 9A में, तो उनको मतलब उनके इलेक्शंस जो होते हैं वो ये कंडक्ट नहीं कराते। उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसका फिर हम ये देखेंगे कि ये जो चुनाव आयोग है ये कौन से भाग में, संविधान के किस भाग में आता है। तो ये भाग 15 में आता है, जो आर्टिकल 324 से 329 के बीच में है। कुछ कहना है पढ़ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक, तो अब हम मतलब इन जो हमें वैसे तो बेसिकली 324 को डीपली पढ़ना है, लेकिन बाकी जो 5 और आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग ऐसे ही थॉरली एक बार देख लेते हैं। तो 324 में तो चुनाव आयोग के बारे में कि मतलब उनकी नियुक्ति वगैरह, कार्यकाल, ये शक्ति और कार्य, इन सब का वर्णन किया गया है। 325 में बताया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता बनने से वंचित नहीं किया जा सकता, और ना ही वो व्यक्ति अपने मतलब इस आधार पर खुद को मतदाता मतलब बता सकता है कि मेरे को इस आधार पर वोट देना है। तो मतलब इसमें जाति, लिंग आधार पर इनको मतलब मतदाता बनने से वंचित नहीं किया जा सकता। 326 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वयस्क मताधिकार। कि वयस्क मताधिकार क्या, जो 18 वर्ष के जो आयु के व्यक्ति जो हो जाते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। सबसे पहले ये 21 ईयर्स का था कि मतलब 21 साल के लोग वोट दे सकते हैं। उसके बाद 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन किया गया उसके तहत इसकी वर्ष जो है इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। आर्टिकल 327 जिसमें संसद की शक्ति है कि संसद जो है राज्य विधानमंडल के चुनाव संबंधी विधि बना सकती है, इसमें संसद को शक्ति दी गई है। आर्टिकल 328 जो है कि वो राज्य विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति है, लेकिन उन पर जिन पर संसद ने कानून ना बनाया हो। अगर किसी पर संसद ने कानून बना दिया है तो उस पर राज्य विधानमंडल उस पर कानून नहीं बना सकता है। आर्टिकल 329 चुनाव विवाद जो है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। ये इसमें आर्टिकल 329 में इसका जिक्र किया गया है। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका चुनाव आयोग की संरचना और इसका गठन। तो इसकी संरचना और गठन, तो सबसे पहले ये एक सदस्य ही था, इसमें सिर्फ एक सदस्य होता था। उसके बाद 1989 में तीन सदस्यीय मतलब बहुसदस्यीय आयोग बोला जा सकता है इसको। फिर 1990 में पुनः इसको एक सदस्यीय, लेकिन जो अब वर्तमान में जो है वो 3 सदस्यीय है, मतलब बहुसदस्यीय आयोग है। तो ये आर्टिकल 324 में है। इसमें कौन कौन होते हैं? तो मुख्य, मेरा वीडियो एक मिनट, सॉरी, इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके जो समान शक्तियां और वेतन भत्ते सब समान होते हैं। इनकी जो मतलब दोनों का जो शक्ति वगैरह होती है वो समान होती है। इसमें है कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अन्य निर्वाचन आयोग के पद सृजित और समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, मतलब जो पहले पूरा हो जाए। और ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकते हैं।
और इनको हटाने की प्रक्रिया उसी तरीके से है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की प्रक्रिया है, जो मतलब दोनों सदनों में विशेष बहुमत से जो वो उसके माध्यम से उनको हटाया जाता है। उसके बाद इनके शक्ति और कार्य, इसमें मतलब और जिसको ऐड करना हो मतलब क्या क्या और इनकी शक्ति और कार्य उसको अपन ना बताना, मतलब इसमें ऐड कर दूंगी मैं फिर। पहला है कि नामावली ओके। तैयार करना। दूसरा है कि निर्वाचन क्षेत्र के भूभाग का निर्धारण करना। तीसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना और उनको चिन्ह, जो उनके जो चिन्ह होते हैं प्रतीक चिन्ह, उनको आवंटित करना। फिर है कि चुनाव चिन्ह विवाद जो होता है, अगर चिन्ह से मतलब रिलेटेड कोई भी विवाद होता है तो न्यायालय की तरह वो उस पर कार्य कर सकता है। फिर जो विवाद, अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए वो अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं। फिर प्रचार प्रसार कार्यक्रम की सूची निर्मित कर सकते हैं कि टीवी या रेडियो इन सब पे प्रसारण के लिए कि कौन कौन से कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे चुनाव के लिए, तो उनकी सूची वो निर्मित कर सकते हैं। हिंसा, अगर किसी भी मतलब पोलिंग बूथ पर या कुछ भी हिंसा होती है तो वहां का वो निर्वाचन को रद्द कर सकते हैं। निर्वाचन के लिए कर्मचारियों की जो आवश्यकता होती है उसके लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं कि हमें इतने कर्मचारी की आवश्यकता है। दलों का पंजीकरण कर सकते हैं और राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराना चाहिए या नहीं इसकी वो जांच करेंगे। अभी एक जो बिल आया था सीईसी और ईसी बिल 2023, इसमें इनके अपॉइंटमेंट को लेके मतलब थोड़ा ही मैंने इसमें लिखा है कि पहले था कि इसमें 3 लोग थे, प्राइम पीएम और सीजेआई और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये 3 थे, जिसमें से अब सीजीआई को हटा दिया गया और उसकी जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें इंक्लूड किया गया है कि उनके अपॉइंटमेंट के लिए अब ये 3 लोग रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इसमें हटा दिया गया है। निर्वाचन, ये जो चुनाव आयोग है ये चुनाव कराते हैं, तो इनमें भी मतलब कुछ ऐसी जरूरत होती है कि मतलब इनमें भी बहुत सारी कमियां होती है जिनको सुधारने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अभी भी चुनाव जो होते हैं वो एकदम मतलब बढ़िया तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इनमें हमें सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले तो हम इसको देख लेते हैं। तो धन शक्ति, पहला पॉइंट है धन शक्ति की प्रचार प्रसार में अधिक खर्च करते हैं लोग। दूसरा पॉइंट है कि मतदान के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं होती हैं। फिर है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, मतलब वो है कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो राजनीति में घुसते हैं और फिर वो सोचते हैं कि फिर उनके ऊपर जो भी केस वगैरह लगे हैं वो खत्म हो जाएगा, वो मामला वो हट जाएगा, तो ये भी बढ़ रहा है। फिर है निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतरते हैं, मतलब जिनको कोई दल नहीं होता, वो मतलब सिर्फ एक वोट को काटने की जो बोलते हैं कि वोट काटना, तो उसका भी है इसमें कि मतलब वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में उतरते, भले ही उनको वोट उतने ना मिले लेकिन फिर भी कुछ वोट्स को वो अपने उधर करके मतलब उसका कोई फायदा नहीं होता है फिर। उसके बाद है कि जातिवाद, जाति के आधार पर मतदान का चलन, ये देखा गया है। उसके बाद है राजनीति में नैतिक मूल्यों का अभाव, पैसा और शक्ति के लिए नेता बनना आजकल लोग चाह रहे हैं। लोगों के मतलब जीवन में क्या बदलाव करने हैं या फिर उनको किन किन चीजों की जरूरत है, इसके लिए लोग, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मतलब इस क्षेत्र में आ रहे हैं। अब चुनाव सुधार देख लेते हैं हम लोग कि अब ये जो जितनी भी हमें मतलब इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इन सारी कमियों को हमने देखा। अब इसके बाद हम ये देख लेंगे कि चुनाव सुधार मतलब क्या क्या किया है सरकार ने। तो है कि मतदान की आयु कम करना, 18 वर्ष कर दी गई है 21 वर्ष से, जिससे कि मतलब जो मतदाताओं की संख्या बढ़ी है और फिर मतलब लोग इतने में मतलब मेच्योर हो जाते हैं कि वो मतलब समझ सके कि कौन हमारे लिए, जो हमारे प्रतिनिधि कौन बेहतर है। उसके बाद जमानत राशि में वृद्धि, कम राशि होती थी तो कोई भी लोग इसमें मतलब अपना वो डाल लेता था, नाम डलवा लेता था, और लेकिन अब वृद्धि कर दी गई है इसमें, तो फिर लोग सोच समझ कर अब इसमें आते हैं, वही लोग आते हैं जो जिनको मतलब जो दल जिनका पंजीकृत हो। उसके बाद ईवीएम का प्रचलन, जिसके कारण निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव संभव हो पाया है। उसका पिंक बूथ का चलन, पिंक बूथ मतलब कि महिलाओं को वोट डालने के लिए मतलब प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रचलन, इसको प्रचलित किया गया, इसका चलन में लाया गया इसको। और फिर पहले क्या होता था कि उम्मीदवार की अगर मृत्यु हो जाती थी तो वो चुनाव रद्द कर दिया जाता था,
लेकिन अब ये नहीं है कि अब उम्मीदवार की मृत्यु के बाद चुनाव रद्द नहीं होंगे, बल्कि जिस तरीके से चुनाव होने चाहिए वैसे ही वो चुनाव होता है। और एक ये है कि एक उम्मीदवार दो जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, वो एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा। और चुनाव नहीं, ये तो अभी है शायद, मतलब जो है 2 जगह से चुनाव अभी भी लड़ सकता है। अभी ये चीज़ माँग उठती है ना कि ये होना चाहिए। हाँ, अभी भी लड़ सकते हैं, करंटली ये लागू अभी भी लड़ सकते हैं। अच्छा, हम्म, मैंने कहीं पढ़ा था कि उसमें लिखा था कि दो जगह से नहीं लड़ेगा। ये माँग है ऐसी, लेकिन अभी ऐसे हुआ नहीं है ये पूरी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। हुँ। और एक ये पीछे पॉइंट था ना, क्या, देखो पीडीएफ खोलती हूँ, ये दलों का पंजीकरण, ये एक बार जरा थोड़ा सा बताओगी इस बारे में, ये शक्ति एवं कार्य में। जितने भी दल होते हैं उनको पंजीकृत करना, जैसे निर्दलीय दल जो होंगे वो उनका कोई पंजीकरण नहीं होता है, इनका पंजीकरण किया जाता है। मैं इसको मतलब सही से समझा नहीं पा रही। उसको एक कुछ रुपए होते हैं डिसाइड, और कुछ शायद प्रस्तावक और अनुमोदक भी होते हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे चुनाव लड़ते कौन-सा? चुनाव लड़ना चाहता है ना, हम्म, हाँ, तो दल उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अंदर है। दल होता है कि उसके टिकट पे, उसके सिंबल पे कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है। लेकिन जो अगर किसी चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए किसी दल से होना जरूरी नहीं है। अब है कि चुनाव आयोग का काम है किसी दल को मान्यता देना, उसका रजिस्ट्रेशन करना, और उसको जो विभिन्न कैटेगरी बना के रखा है कि जैसे क्षेत्रीय दल है, राष्ट्रीय दल है, तो इनके तौर पे मान्यता देना, ये काम है चुनाव आयोग का। अच्छा, तो उसका उसका उन दलों का पंजीकरण की बात हुई है, हाँ। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ठीक। उसके बाद अब हम जैसे 2000 के बाद, सन 2000 के बाद कौन कौन से हैं, तो पोस्टल बैलेट की शुरुआत हुई है। उसके बाद है आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति की घोषणा करना। फिर है कि यात्रा व्यय चुनावी व्यय में शामिल नहीं किया जाएगा। और है फिर विदेश में रहने वाले जो भारतीय नागरिक है उनको भी वोट देने का अधिकार है। और फिर है कि नोटा पेश किया गया, एक ये पॉइंट है। हम लोग इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, जैसे नोटा तो किया गया पेश, लेकिन नोटा के मतलब कितने % उसको वोट मिले कि लोगों को प्रेशर होना चाहिए, है ना? कि अपने जो कैंडिडेट उनको चेंज करे। उससे रिलेटेड चीज़ें और होनी चाहिए कि पता चला कि आधे से ज़्यादा वोट नोटा को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो आपने बोला ना, इसमें जो विदेशी हैं उनको एनआरए, हाँ। वोट का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये सुधार में है कि ये सुधार होना चाहिए या हो चुका है? उनको है ये अधिकार। तो लेकिन एनआरए को जहाँ तक मुझे पता है वोट का है, लेकिन हाँ, तो इसमें मैंने वोट डालने का ही बोला है। हाँ। मतलब जो वहां से आ गए वापस एनआरआई ना, हाँ, एनआरए। वो तो उनके पास तो इंडिया हाँ, की वो होती सिटीजनशिप है उनके पास। वो तो इंडिया बस, की है तो हाँ। मुझे लगा कि उनके लिए कि जो बाहर जॉब कर रहे हैं लेकिन उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप तो है, लेकिन वो जॉब हाँ। बाहर गए हैं। हाँ, तो ये वही हुए ना, नॉन रेसिडेंट इंडियन, यही तो होते हैं। जो मतलब ज़्यादातर जिनका जो निवास होता है वो विदेश में होता है, लेकिन वो भारतीय हैं। अच्छा, हाँ। शायद ओसीआई से कंफ्यूज हो रही हूँ क्या? हाँ, मैं सोच रही नहीं, जो ओसीआई होते हैं वो इंडियन नहीं होते हैं, हाँ, वो विदेशी ही होते हैं। नहीं, जैसे जो मतलब रेजिडेंस तो उनका इंडिया में ही है, सिर्फ जॉब नहीं, बाहर। रेजिडेंस, हाँ, कुछ लोगों का ज़्यादातर जो निवास होता है वो विदेश में होता है। हाँ, हाँ, तो अच्छा, हाँ, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, ठीक है, ठीक, हाँ। ओके, थैंक यू। इसमें एक आर्टिकल 329 का जो है कि चुनाव विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये मुझे समझ नहीं आया। वैसे जो ये ज़्यादातर जो होते हैं जैसे राष्ट्रपति वाला है ना? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तो सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो जो छोटे-मोटे विवाद होते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन सभी तो न्यायालय से बाहर नहीं हो सकते।
क्योंकि जो राष्ट्रपति है उसका तो अंतिम हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही मानते हैं। वो भी इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है उसके भी चुनाव। कि अभिकरण भी बनाया गया है इसके लिए अ अच्छा अधिकरण बोल रहे हो? ट्राइब्यूनल? ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल भी हाँ, ट्राइब्यूनल हाँ। ट्रिब्यूनल के फैसले पे भी अगर कोई अपील करना होता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हाँ, हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। है कि जो जैसे कहीं पोस्टल बैलेट से अगर चुनाव होता है या फिर बैलेट पे चुनाव होता है या फिर ईवीएम से भी चुनाव होता है जहाँ भी ट्रेल जो एक वीवीपैट आता है, तो ये नियम है कि 6 महीने तक बचा के रखना होता है ट्रेल को, ताकि फिर अगर कहीं कोई विवाद की स्थिति आती है तो उसको वेरीफाई कराया जा सके। और दूसरा कि एक बार इंदिरा गांधी सांसद थी और उनकी संसद सदस्यता रद्द की गई थी कि उनके चुनाव के दरमियान सरकारी मदद ली गई थी, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया था उन्होंने, दुरुपयोग किया था इसका। कोर्ट के द्वारा ही हुआ था। फिर कैसे कर सकते हैं कि हाँ, हाँ। चुनाव विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसको एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हाँ, वो चीज़ छोटे-मोटे रूल्स को लेकर ये नहीं है, क्योंकि चुनाव याचिका भी दायर होती है। 6 महीने तक आप चुनाव याचिका भी दायर कर सकते हो। किसी भी आपको फैसले को लेके अगर है कि कुछ पर आर्टिकल बेयर एक्ट से पढ़ती हूँ ये वाला। हाँ, 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 उसको एकदम डायरेक्ट से पढ़ लेता। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन वर्जन और क्लियर नहीं किया गया उसमें? है। मतलब इसमें जो पहला पॉइंट है कि अनुच्छेद 327 या 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्य किसी ऐसी विधि की विधि मान्यता जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के स्थानों के आवंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी। हाँ, परिसीमन वाला तो है कि परिसीमन को नहीं किया जा सकता, और न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कोई भी विधि अगर बनाती है संसद या विधानसभा तो उसकी विधि मान्यता को चुनौती नहीं दे सकते। मतलब ये नहीं कर सकते कोई भी न्यायालय उसका कोई रूल को असंवैधानिक जैसा कुछ घोषित नहीं कर सकती। किसको मतलब किससे रिलेटेड बोले हो सूरज? मतलब जो आर्टिकल 327 और 328 के तहत संसद को और विधानसभाओं को शक्ति दी गई है कि वो चुनाव संबंधी कानून बना सकते हैं, उनकी विधि मान्यता का फैसला नहीं कर सकते कोर्ट। ये है इसका मतलब 329 का ये कहता है, जिसमें परिसीमन भी आता है कि परिसीमन के जैसे अभी महिला के लिए आया 33% आरक्षण जो दिया गया, उसमें कहा गया है हाँ, कि जब भी अगला जनगणना होगा और उसके सुसंगत आंकड़े आ जाएंगे और उसके आधार पर परिसीमन होगा तभी ये आरक्षण लागू होगा। तो अभी हाँ। महिला चैलेंज नहीं कर सकती या फिर चैलेंज करती भी है तो कोर्ट इस रूल को, इस पैरा को हटा नहीं सकता कि अगला जो जब तक जैसे ये जनगणना नहीं होता है तब तक कोर्ट नहीं लागू करवा सकता। ये सीधा मतलब है इसका। अब ये लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि ऑलरेडी लॉ में लिखा हुआ है कि उसके बाद होगा, तो फिर तो वैसे ही नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, तो विधि मान्यता पे नहीं कर हाँ, सकती, ये है। हाँ, बाकी बाद में तो कर ही सकते हैं। अगर कोई अलग विवाद होता है तो उसमें फैसला तो देती है न्यायालय। हाँ, बट परिसीमन को अपवाद है, जहाँ तक मुझे पता है कि परिसीमन को चुनौती नहीं। जैसे मान लीजिए यही हाँ, कि 18 साल पे 18 साल को जो दिया गया कि 18 साल के युवक भी या मतलब 18 साल से अधिक के जो भी नागरिक हैं भारत के वो मतदान कर सकते हैं। तो इस कानून को अगर हाँ, चुनौती दी जाती तो इस पे कोई फैसला नहीं कर सकती न्यायालय। इसका ये मतलब कोई भी इस चीज को लिए क्लियर नहीं है, बट हो सकता है। किसी एक भी बार तरह का सर से कानून पूछ है। लेंगे इस चीज को। हाँ, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, हम्म। इसको कर लें, क्लियर कर लें। इसकी मतलब कुछ समितियां हैं, मतलब उस पर मैं बता देती हूँ। सर से पूछ लेंगे इसके ऊपर। समिति है कि एक पहली समिति जीवन रेड्डी समिति, जिसमें ये बोला गया था कि राजनीतिक दलों के विभाजन और विलय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी इसमें। फिर जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, ताराकुंड समिति 1975, इसमें 3 सदस्यीय निकाय
का मतलब सुझाव दिया था और 18 वर्ष करने का इसमें सुझाव दिया था और मतदान परिषद का गठन करने का सुझाव दिया था। उसके बाद है गोस्वामी समिति 1990, जिसमें उपचुनाव की समय सीमा तय करने का सिफारिश की थी और निर्दलीय जमात में वृद्धि करने की इसमें सिफारिश की गई थी और समाचार पत्रों पर जो विज्ञापन आते हैं उनकी जांच करने की सिफारिश की गई थी। और एक और है इंद्रजीत गुप्ता समिति, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सुविधाएं उपलब्ध कराने की इसमें मतलब मांग की गई, सुझाव दिया गया था। तो ये 4 समितियां इंपॉर्टेंट थी, तो इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया। और कोई अगर समिति वगैरह हो या फिर और कोई पॉइंट इसमें इंक्लूड करना हो तो मुझे बता दो। ओवरऑल हो गया, बट ये बस कर सकते हैं डिस्कस, जैसे नियुक्ति वाला है ना, कि जो नियुक्ति गवर्नमेंट का ज्यादा प्रेशर होता है, जो इलेक्शन कमीशन है वो उसका डेमोक्रेसी में रोल क्या है, मतलब उसको थोड़ा लिंक करके, कैसे हम लोगों का जो बेस है लोकतंत्र, बेस ही है कि लोगों के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो चलाए व्यवस्था, है ना, और जो करा रहा है इलेक्शन, उससे रिलेटेड जो कार्यभार है वो संभाल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर वही गवर्नमेंट के जो फेवर वाले हैं वही लोग रहेंगे तो लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता, निष्पक्ष नहीं हो सकता है। क्वेश्चन अभी तो ये जो जो नियुक्ति वाला सुधार है वो होना ही चाहिए, मतलब इसमें बैलेंस होना चाहिए कि विपक्ष भी हो, सीजीआई भी हो, हाँ है ना, उनका कार्यकाल भी निर्भर ना हो, इस तरीके मतलब और भी चीजें सुधार हो सकती। तब कर लेंगे हम लोग जो ये नया जो हाँ, उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे तो ये ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको फिर कल इसको इस पे कर लेंगे, 10-15 मिनट हो जाएगा। ओके। और फिर ये 329 आर्टिकल एक बार सर से समझ लेंगे। अभी तो सर की तबीयत ठीक नहीं है, सर मतलब जिस दिन जुड़ेंगे सर। हाँ, तो हम लोग अब फिर डिस्कस कर लेते हैं समान नागरिक संहिता, है ना। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये है क्या, है ना, समान नागरिक संहिता है क्या। सिविल लॉज हैं, जैसे विवाह रिलेटेड हो गया, तलाक, है ना, गोद लेना, विरासत, उनमें सभी धर्मों में एक रूपता है, ऐसे लॉस को बनाना, है ना। कई सारे धर्मों में हम देखते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म में बहुविवाह की अनुमति है ना, हिंदू धर्म में नहीं है। तो मतलब जो इन गोद के आधार, गोद लेने की अलग परंपरा सब में, तो यह है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सभी लोग समान हैं, है ना। तो उसके वजह से लॉज हैं, कोशिश करनी चाहिए कि वो सभी समान हो, जिससे कानून मतलब व्यवस्था के अनुपालन में सुविधा हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सीधा हम लोग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे कि जैसे कैसा क्वेश्चन आएगा। जैसे पहले हमको पता होना चाहिए कि है क्या, फिर इसके पक्ष में तर्क देखेंगे, विपक्ष में तर्क देखेंगे, है ना, और कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो पहला है कि इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, है ना, तो वो देखते हैं। तो पहला तर्क यही है कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सभी लोग बराबर हैं। हम लोग प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य, है ना। तो पंथ निरपेक्ष है तो मतलब धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना, कि किसी धर्म विशेष का है इसके लिए उसके साथ ये भेदभाव हो रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए। एक तर्क ये दिया जाता है इसके पक्ष में, है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में दिया जाता है। फिर दूसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें कोई पॉइंट है वो है लैंगिक समानता का, है ना। कि लैंगिक समानता का पॉइंट दिया जाता है कि कई सारे ऐसे मतलब रहते हैं कि उसमें कहा जाता है कि हमारी धार्मिक परंपरा है, ये चली आ रही है, और उसके आधार पे महिलाओं के अधिकारों को के साथ समझौता किया जाता है ना। तो इसमें हम लोग दे सकते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था वर्ड संवैधानिक नैतिकता, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि धार्मिक परंपराएं हैं उसके ऊपर हमको संवैधानिक नैतिकता को वरीयता देनी चाहिए, है ना। संवैधानिक नैतिकता में जो संवैधानिक मूल है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, उसके आधार बनाना चाहिए, ना कि धार्मिक परंपराएं। जैसे हम लोग सब्डीवाला वाला केस देखते हैं, है ना, उसमें कहा जाता है कि पहले हमारी जो हिंदू परंपरा है वो चली आ रही है ना, तो वहां पे लॉ भी बना दिया गया, सोचो, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दे दिया, लेकिन फिर भी अभी चीजें सही नहीं हुई है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमको करना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं, जैसे कुछ हम लोग स्पेसिफिक देखते हैं, जैसे हिंदू धर्म में क्या होता है कि जो माना जाता है पैट्रियार्कल सिस्टम रहा है, तो उसमें माना जाता है जो हेड ऑफ द फैमिली होगा, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का, वो एक मेल ही होगा, है ना।
फिर जो पारसी धर्म है उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर किसी महिला ने पारसी धर्म से भिन्न धर्म के व्यक्ति से शादी की है तो उसको उससे निकाल दिया जाता है उस समुदाय से, है ना? ये यहाँ पे देखने को मिलता है पारसी धर्म में। फिर हम बात करें मुस्लिम धर्म की, तो उसमें हम लोग को पता है ट्रिपल तलाक वाला, है ना? कि आसानी से आप 3 बार तलाक बोल के अपनी किसी भी महिला को तलाक दे सकते हो, है ना? तो उसके जीवन पे क्या असर पड़ता है ना? तो ये हम लोगों को इससे रिलेटेड जो बाधाएँ हैं, धार्मिक परंपराएँ किसी भी लोकतांत्रिक देश में करती हैं उत्पन्न, उसको देखेंगे, है ना? कि उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। सिर्फ धर्म के धार्मिक परंपराओं का पालन होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके आधार पे जो संवैधानिक मूल है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है, ठीक है? फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि अगर सभी धर्मों में समान कानून होंगे, है ना? जो विवाह से रिलेटेड हो गए या डाइवोर्स से रिलेटेड हो गए, तो चीजें सरल हो जाएंगी, है ना? कानूनों का सरलीकरण हो जाएगा, ओके? और एकता भी बढ़ेगी, है ना? सभी चीजें एक जैसी होंगी तो फिर लोग ऐसा नहीं होगा कि इनको ज्यादा फेवर मिल रहा है। इस आधार पे वैमनस्य भी उत्पन्न होता है ना कि इनको ज्यादा फेवर मिल रहा है पर्टिकुलर धर्म को, तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी जोड़ सकते हैं वो है कि अभी हम लोगों ने महिलाओं की नज़र से देखा, है ना? फिर हम लोग इसमें एलजीबीटी की कम्युनिटी को भी देख सकते हैं, क्योंकि अभी धर्म में तो ये संकल्पना थी ही नहीं, है ना? तो उसको तो स्वीकारता थी ही नहीं। तो अगर हमको एलजीबीटी की कम्युनिटी को भी दिलाने हैं अधिकार, तो हमको बनानी होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना? इसमें उनके रिलेटेड जो अधिकार है उनकी बात की जाए कि वो विवाह कर सकते हैं ना, गोद ले सकते हैं, उनके जो संपत्ति के अधिकार है उनको भी मान्यता मिले, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है? फिर एक प्रगतिशील हमको समाज बनाना है, वो भी हम लोग इसमें पॉइंट डाल सकते हैं। अब देखते करते हैं कि नहीं होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट तर्क दिया जाता है वो है कि जो हमारा भारत है वो विविधताओं से भरपूर देश है ना? तो आप एक लॉ कैसे बना सकते हो? कहते हैं कि हिंदू धर्म में उसको एक मतलब सामाजिक परंपरा माना जाता है, सांस्कृतिक परंपरा माना जाता है विवाह को, जबकि अगर हम देखें मुस्लिम धर्म में वहां पर तो एक समझौता है सिर्फ, है ना? तो जो विवाह को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो सभी धर्मों में भिन्न है, तो आप एक जैसा नहीं बना सकते हो। ये इसके विपक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं ना। फिर ये है कि आप क्या कर रहे हो, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ना उसका अतिक्रमण कर रहे हो, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक तो बोला जाता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है ना, धार्मिक व्यवस्था को प्रबंध का अधिकार है। अगर आप ये सब बोल रहे हो तो फिर आपको थोपना नहीं चाहिए, जिस प्रकार की धार्मिक परंपराएं हैं उनको चलने देना चाहिए, ये दिया जाता है। और दूसरा बोला था कि इसके नजर में क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता फैलेगी, क्योंकि लोग लड़ेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये इशू बना रहेगा और लोग लड़ते रहेंगे फिर, है ना? और जो मेन मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकेगा, है ना? फिर ये है कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो ट्राइब्स वगैरह हैं, है ना? उनकी भी पर्टिकुलर अलग-अलग रीति रिवाज है। तुम कह सकते हो वो भी अलग हो जाएंगे समाज से, वो अपनी जो मूल विशेषता है उसको कायम रखना चाहते हैं, तो आप उसका समावेलन नहीं कर पाओगे, ये चीजें नहीं हो पाएंगी, है ना? और ये सब बोला था कि वोट बैंक की राजनीति है ना? और वोट बैंक में वो अपना वोट बैंक नहीं जाने देंगे, इस प्रकार ये सिर्फ एक मुद्दा बना रहेगा, उसको यथार्थ रूप नहीं दिया जा सकेगा, ठीक है? फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पॉलिटी के कौन-कौन से कॉन्सेप्ट है जो इससे लिंक होते हैं, ठीक है? पॉलिटी की नज़र से एक बार देखते हैं इसको, है ना? तो पहला तो हम लोग प्रस्तावना में देख सकते हैं, है ना? प्रस्तावना में जब लोकतंत्र देखते हैं हम लोग, है ना? न्याय की बात करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना? तो न्याय वर्ड से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना? फिर पंथ निरपेक्ष जो उसमें वर्ड दिया है ना? कि उसमें बोलता है कि पंथ निरपेक्ष, है धर्म के आधार पे समानता, तो उसको भी यहाँ रिलेट किया जा सकता है ना? मौलिक अधिकार में आर्टिकल 14 ले सकते हैं हम लोग कि बात करते हैं विधि के समक्ष समानता की। लेकिन अगर एक महिला किसी पर्टिकुलर धर्म से है तो उसको अलग अधिकार मिल रहा है ना, वो दूसरे धर्म से है तो उसको वो अधिकार नहीं मिल रहा है ना? तो ये विधि के समक्ष समानता का उल्लंघन करता है, तो ये हम लोग तर्क दे सकते हैं इसमें। फिर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की बात कर लेते हैं जो इसमें कोट कर सकते हैं, है ना? थोड़ा सा जो हम लोग हाँ सूरज, की व्याख्या अगर यूसीसी के मामले में करें तो हाँ इस तरीके से करना कि एक धर्म की महिला को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, दूसरे धर्म की महिला को हाँ अलग अधिकार मिल रहे हैं। इससे करने के बजाय इस तरीके से करना बेहतर नहीं होगा कि अ, जो धार्मिक रीति रिवाज है उसमें आम तौर पे महिलाओं को
दबाया जाता है पितृसत्तात्मक बिल्कुल। कारण या और चीजों के कारण। तो उस वजह से बहुत सारे मामले में जहां अधिकार पुरुष और महिला को समान होना चाहिए था, वहां समान अधिकार नहीं मिल पाता, वो धर्म की आड़ में वो चीज दब जा रही है। ये हाँ, वही मेरा मतलब था कहने का कि जैसे लॉज़ हैं, है ना? समानता की बात करते हैं, बट वही विवाह से रिलेटेड लॉज़ हैं, वो हिंदू के लिए डिफरेंट है, मुस्लिम के लिए डिफरेंट है ना? क्रिश्चियन के लिए डिफरेंट है। तो मतलब वही है कि जो विधि के समक्ष समानता होनी चाहिए, वो कहीं न कहीं धार्मिक परंपराओं के अंतर धर्म हाँ, के बजाय एक ही धर्म में भी ये चीज देखने को मिलती है कि जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो धर्म है ना, उसमें भी डिवीज़न है, चीज़ों को लेकर। हम्म, उसमें बहुत विविधताएँ हैं, धर्म के अंदर भी। कुछ और बोलना है सूरज? नहीं नहीं, नहीं, कोई सजेशन देना हो तो आराम दे सकते हो, सजेशन ऐड कर लेंगे पॉइंट। यही था कि ये हाँ, ये लिखने के बजाय कि अ, एक धर्म के महिला को कुछ अधिकार मिल रहे हैं, दूसरे धर्म के महिला को कुछ अलग अधिकार मिल रहे हैं, इसके बजाय ये कहना कि महिलाओं को पर्याप्त अधिकार नहीं मिल पाता है, और उसके लिए हवाला दिया जाता है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, कि उसके बिल्कुल, तहत बिल्कुल। पुरुष को यह अधिकार मिला हुआ है तो इनको यह अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो फिर इम्पोर्टेंट केसेस को देख लेते हैं जो हम लोग कोट कर सकते हैं ना, पक्ष में। पहला जो केस आता है शाह बानो केस है ना, जो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हुआ था, है ना? अब तो ये हो भी गया है ना, ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है। फिर सल्ला मुद्गल केस है, उसमें भी यूसीसी से रिलेटेड आया था, है ना? जो बहुविवाह से रिलेटेड चीज़ें थी, उसको खत्म करने की बात की गई थी, ठीक है? तो वो हम लोग ये कोट कर सकते हैं कि यूसीसी की मांग से रिलेटेड हम लोग उसमें डाल सकते हैं कि इसमें भी किया गया था, शाहबानो केस में भी और सल्ला मुद्गलवाद में भी, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं कि क्या बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही ऐसा है कि कहीं भी नहीं है समानता। तो हम लोग कुछ ऐसे लॉज हैं जहाँ समानता है ना, उनकी बात करते हैं। ज्यादातर ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सभी जो भी मतलब सिविल लॉज है उनमें समानता देखने को मिलती है, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, है ना? कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड लॉ है 1872 का, उसमें है ना? फिर नागरिक सीआरपीसी जो है, उसमें हमको नहीं, सॉरी, सीआरपी सिविल वाला है, जो सिविल प्रोसीजर कोड है जो उसमें है। फिर जो साक्ष्य अधिनियम है 1872 का, वो सभी के लिए बराबर है ना? अब बात करते हैं ऐसा कौन सा स्टेट है ना? तुमको पता है कि गोवा ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है? फिर एक जो हम लोग सॉल्यूशन में दे सकते हैं, फ्रांस है ना, फ्रांस पे एक उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है कि धर्म आधारित वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है ना? तो उसको हम लोग यहाँ पे लागू कर सकते हैं कि जो धर्म से जैसे कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है ना, फिर क्या होगा? तो उसमें यह है कि उसमें जो धार्मिक परंपराएं हैं उसको भी कंसीडर किया जाता है ना? तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, जैसे मध्यम मार्ग है ना, महात्मा बुद्ध जी का जो मध्यम मार्ग है उसको अपना सकते हैं कि जो जिस तरीके से वो एक्सट्रीम ना जाए, उनकी धार्मिक परंपराएं भी जो सही वाली प्रगतिशील है उनको भी हम लोग संरक्षित कर सके, और जो स्वतंत्र जो संवैधानिक मूल है उनको भी संरक्षित किया जा सके। तो मध्यम मार्ग के रूप में हम लोग ये देख सकते हैं ना, धर्म आधारित जो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है इसको शामिल कर सकते हैं। फिर जो हम लोग हर मतलब आंसर में लिखते हैं वो है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करें, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक मंच पे लेके आए और बात करें, है ना? जैसे वो अपने तर्क दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास भी अच्छी तर्क होनी चाहिए कि उनको सेटिस्फाई कर सके और चीजों को सॉल्व कर सके, है ना? तो ये हम लोग इसमें दे सकते हैं, है ना? फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आ चुका है ना? 2015 में क्वेश्चन आया था मेंस में कि उन संभावित कारकों पर चर्चा कीजिए जो भारत के अपने नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने से रोकते हैं, है ना? जैसा कि राज्य के डीपीएसपी में प्रदान किया गया। हमको पता है कि आर्टिकल 44 बोलता है, राज्य को ये देता है कि हम लोगों को समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिए, है ना? तो ये हम लोग वैसे भी सपोर्ट में एक है हम लोग आर्टिकल 44 जो बोलता है कि अल्टीमेटली डीपीएसपी क्या है कि हम लोग कैसा समाज बनना है, कैसा राज्य बनना है ना? हाँ, कल्याणकारी राज्य बनना है, उसकी दिशा में क्या क्या कार्य करने हैं वो लिखे हुए हैं उसमें, तो उसमें ये भी है। तो हम लोग को धीरे धीरे ही सही सभी को कॉन्फिडेंस में लेके इसकी दिशा की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो।
अनका कोई क्वेश्चन है? नहीं, अभी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो फिर जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको फिर हम लोग लिख लेंगे, है ना? 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या-क्या बाधा है वो हम लोग लिख लेंगे। प्रीति? हाँ, ठीक। ठीक है, फिर आज कंक्लूड करते हैं फिर। ठीक। जो हम लोगों ने वो सोसाइटी वाले लिखे थे फिर उसको कर लेंगे क्लियर। ये क्लास हो जाए उसके बाद, ठीक है? टॉपिक जो थे वो मतलब रिमेन है अभी, मतलब अचीव। अच्छा, ऑफ कर दूं? ये पहले तुम, हाँ रिकॉर्डिंग